कर दिया स्टार्ट। ठीक है, तो कल अपन ने बात करी थी केमिकल इक्वेशन को अपन ने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया, बेसिकली 2 टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर दोज केमिकल इक्वेशन इन विच the number of atoms of elements on both the sides, that is on the reactants as well as on the product sides, both are equal, है ना। और ये ऐसा क्यों अपन कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको ओबे करने के लिए अपन ये करते हैं, जो कि ये कहता है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब्ड इन ए केमिकल इक्वेशन। मतलब अगर यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, उसके वजह से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो मास का कभी भी इस केमिकल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर होता है तो वो क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट करता है। क्या यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है और यहाँ सिर्फ यहाँ हाइड्रोजन है और सपोज कार्बन है, तो कार्बन हाइड्रोजन बन जाएगा, लेकिन क्या बीच में से कोई अलग से ऑक्सीजन या उठ के कोई नया एलिमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि वो फिर क्या सेटिस्फाई उस कंडीशन को नहीं करेगा। तो सेकेंड हेडिंग डाली है। अब बात करेंगे अपन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, उसके अंदर क्या था, एटम्स का क्या था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था बोथ दी साइड्स। अब यहाँ पे क्या होगा, आप सब लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ा है कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी मोस्टली आपको मिलती है, कभी भी ऑलरेडी कोई भी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होती है, अपन क्या करते हैं यूजुअली उसको बाय मैन्युअली उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो जैसे मैं बात करूं सिंपल वाटर की जो फॉर्मेशन की इक्वेशन होती है, H2 प्लस O2 इज H2O। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही है। तो क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं है। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो दोनों ही साइड क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो क्या ये एक एग्जांपल हुआ, इस तरह से काफी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। चाहे मैं बात करूं, अभी तक आपने प्रीवियसली कौन कौन सी इक्वेशंस मैंने आपको बताई है, कोई प्रोसेस की इक्वेशन बताई, लाइक MgO की, मतलब जो अभी तक पढ़ी वो। आगे वाली जो चीजें आएंगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, MgO। यहां पे मैग्नीशियम 1 है और यहां पे भी 1 है, यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे 1। तो अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और अपन ने कोई केमिकल इक्वेशन पढ़ी और कोई प्रोसेस अपन ने पढ़ा कल तक, देखो और क्या क्या इक्वेशंस अपन ने पढ़ी। और बस अभी तक आई होप इतनी पढ़ी है। कोई प्रोसेस और पढ़ा अपन ने, हाँ, एक अपन ने इवोल्यूशन ऑफ गैस की हो गई। तो क्या ये बैलेंस्ड है, यहाँ पे ZnSO4 ये वाला तो ऑलरेडी बैलेंस है, ये एग्जांपल लिया था ना, हाँ ठीक है, आगे करो। और एक क्विकलाइम वाला है ना, है ना, तो वहां पे क्या था, CaO किसके साथ मिक्स हुआ, H2O के साथ, तो क्या बनाया उसने, स्लेक्ड लाइन, दैट इज CaOH2। अब यहाँ पे कैल्शियम 1H1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन 2, तो ये क्या है, सही है। ओके वो गलत नहीं, वो हाँ वो तो CaOH2, अभी उसकी तो बात करेंगे। जब वो अपने CO2 के साथ मिलता है CaCO3 बनेंगे, वो तो अपने, अच्छा गलती से लिख, तो उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा ना, गलती से लिखवा दिया होगा। स्लेक्ड लाइन भी लिखवाया था वैसे तो मैंने, उसकी ये होती है ना, अगर जिसने एडिट गलती से लिख लिया है तो ये ध्यान रख लीजिएगा, कल ही अपने से यहाँ पे लिख लीजिएगा उस इक्वेशन की जगह। तो ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी अपन इक्वेशंस देख रहे हैं, लाइक इसकी बात करी, तो ये क्या है, सारी की सारी अनबैलेंस इक्वेशन है। अब अपन इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को मैन्युअली इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अनबैलेंस की आप डेफिनेशन लिख लीजिए, और जो मैं एग्जांपल बोलूँ वो लिखना, इफ दी
number of atoms, if the number of atoms of each elements in reactants is not equal to the number of atoms of each element present in the, then number of atoms of each element present in the products, then the chemical equation is called as unbalanced chemical equation. एक तो एग्जांपल ये हाइड्रोजन वाटर वाला लिख लो और एक एग्जांपल ये लिख लीजिए। ये भी अगेन अनबैलेंस्ड है ना, एक Fe यहाँ दो Fe, यहाँ दो हाइड्रोजन यहाँ दो, तो ये तो अनबैलेंस हो गई। यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ 5, तो ये दो एग्जांपल लिख लो। लिख ली इक्वेशन, लिख ली। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन उसको अपन को क्या करना है, अपन को बैलेंस करना सीखना है। तो हेडिंग डालिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो अपन एग्जांपल लेते हैं यही वाला Fe अब इधर देखो क्या हुआ, O4 सबसे। अब देखो अपने पास जो ये अपन ने जो अनबैलेंस इक्वेशन पढ़ी, इसको क्या करना है, अल्टीमेटली अपन को बैलेंस करना है। क्या हुआ, H2O क्या, अच्छा हाँ ठीक है। तो अब क्या हुआ, अपन को देखो इक्वेशन मेथड सीखना है, वो इक्वेशन पे फोकस नहीं करना, ठीक है ना। अभी ये इक्वेशन है, ठीक है, सही है। अब बात करें आगे। अब देखो बात कर रहे हैं अपन अनबैलेंस इक्वेशन को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, बैलेंस। तो सबसे पहला जो स्टेप ये होगा, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो आपने केमिकल इक्वेशन लिखी है उसके रिएक्टेंट साइड में आपके जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं वो कितने एटम हैं, और उसके प्रोडक्ट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, और वहीं से आपका सॉल्यूशन होगा। अब देखो कैसे, लाइक एटम्स और एलिमेंट्स ये इधर लिख लेता हूं मैं रिएक्टेंट्स, और इधर हो गया प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने पास कितने प्रकार के अलग अलग एलिमेंट है, Fe और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। Fe मीन्स आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब मेरे को बताते जाओ रिएक्टेंट साइड में कितने Fe है, 1, यहां पे कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना है और इधर कितना है, ऑक्सीजन इधर कितना है, और इधर कितना हो गया 5। सही है, ये इक्वेशन सही नहीं लग रही है मेरे को, एक मिनट रुको।
हाँ वही तो, पहले क्या लिखा, पहले आपने मैंने शायद H2O ही लिखवाई है, मैंने H2O लिखवा दी थी। ये सही है, ये सही है, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा गैस की फॉर्म में रिलीज होता है ना कि इस तरह से रहता है, ठीक है ना। आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, वो मैंने पहले मैंने H2O लिख दिया था, हाँ तो H2 है, ये सही थी, ठीक है। तो यहां कितना हो गया 4, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको क्या करना आना चाहिए, आइडेंटिफाई। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर गए? तो सबसे पहले मेरे को बताओ क्या कौन से एटम्स हैं जिसके बीच में वेरिएशन है? इसके बीच में है, नहीं है, इसके बीच में है, और इसके बीच में। अब आपका मसला ये आएगा कि अब आप चाहोगे, जैसे मान लो अगर आपको कोई भी चीज को बैलेंस करना है, लाइक कहीं लिखा है 1 और एक साइड लिखा है 2, है ना, आप चाहते हो कि दोनों को 1 चाहते हो कि इधर LHS साइड और RHS साइड इक्वल होना चाहिए, तो मैं किसी ना किसी कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करूंगा किसी साइड। तो अब मैं क्या करता हूं, जैसे मान लीजिए ये है, तो यहां पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तो अब इक्वल हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये 4 होता, अब किससे मल्टीप्लाई करता, 4 से। अगर मान लीजिए 1 = 5 होता तो किससे मल्टीप्लाई करता। कहने का मतलब ये है, आप सबसे पहले उसे बैलेंस करोगे, इस स्टेटमेंट को याद रखना, जो सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड है, मतलब सबसे ज्यादा वेरिएशन किसमें है, ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले किसे बैलेंस किया जाएगा, ऑक्सीजन को। अगर सपोज आपने इसको पहले कर दिया तब फिर आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, तो अपन सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको बैलेंस। तो सबसे पहले आप ये लिखिए, स्टेप 1 लिखिए, फिर आप आगे चलेंगे। स्टेप 1 में लिखिए, राइट नंबर ऑफ एटम्स, राइट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट write number of atoms of elements present in reactants and in products as shown below। आप ये वाली टेबल बनाइए इसके नीचे। अब देखिए, तो पहला स्टेप आइडेंटिफाई हो गया। दूसरा स्टेप ये है, मैंने अभी आपको बताया कि उस एटम को आइडेंटिफाई करना है जो सबसे ज्यादा बड़ा है, मैक्सिमम है, चाहे लेफ्ट साइड में, चाहे रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में अपन को दिख के आया कि सबसे बड़ा कौन सा है, 4, इससे बड़ा तो कुछ नहीं है, तो 4। तो सबसे पहले अपन किसको इक्वेट करेंगे, ऑक्सीजन को। अगर हमें ऑक्सीजन को 4 करना है तो क्या मैं सिंपली 4 × 1 कर दूं, तो 4 × 1 किस में करेंगे, इक्वेशन में। तो देयरफॉर Fe प्लस H2O इंटू Fe2O4 प्लस H2 है, तो अपन को किसको इक्वेट कर रहे हैं, O को। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से।
तो अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया। तो कहने का मतलब ये है ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया अभी के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन इक्वेट हो गया, लेकिन ऑक्सीजन इक्वेट करने के बाद क्या हुआ कि जो मेरा हाइड्रोजन है वो क्या कर गया, 8 हो गया। अब हाइड्रोजन 8 हो गया है तो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन तो अलग से इंडिपेंडेंट है, उसको तो अलग से भी अपन LHS इक्वल टू RHS कर देंगे। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, नाउ we will equate LHS equal to RHS for हाइड्रोजन। सही बात है। तो अब हाइड्रोजन को इक्वेट करना है तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो देयरफॉर अपनी इक्वेशन क्या होगी, Fe प्लस 4 इंटू H2O, सही है, जो एक बार कर दिया वो तो रहेगा ही, प्लस H2, तो ये मैं इसको अलग से शो कर देता हूं यहाँ पे, 4 इंटू H2। तो अब ऑक्सीजन भी इक्वेट हो गया, हाइड्रोजन भी इक्वेट हो गया, अब बचा क्या सिर्फ Fe। तो Fe को इक्वेट करना है तो स्टेप 4 में अपन इक्वेट कर देंगे जो रिमेनिंग आपका जो बचा हुआ है रिमेनिंग एलिमेंट, दैट इज Fe। सो LHS इक्वल टू RHS बाय क्या मल्टीप्लाई करने पे, ये 2 है, इधर कितना है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनी अपने, Fe प्लस 4 इंटू H2O, Fe2O4 प्लस 4H2, और इधर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये हो गई अपनी कंप्लीट एक बैलेंस इक्वेशन। अब आप चाहे तो चेक कर सकते हो, Fe कितने 2, Fe कितने 2, हाइड्रोजन कितने 8, हाइड्रोजन कितने 8, ऑक्सीजन कितने 4 इंटू 4, और तो क्या इक्वेट हो गई इक्वेशन, समझ में आया। तो इन स्टेप्स को आप लिख लीजिए। तो आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो तो बाकी को भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपके जो बुक में एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल दिए हुए हैं एनसीईआरटी वगैरह में, वो आप कल सॉल्व करके आना सभी, है ना, घर से, ठीक है ना। मैंने आपको तरीका बता दिया है, और आपने शायद किया भी होगा स्कूल में, शुरू पहला चैप्टर में सब लोग पहला ही चैप्टर पढ़ाते हैं बस फिर लास्ट तक आते आते तो सब पहला शायद यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। आप तो शायद लॉकडाउन में होंगे जब स्टार्ट किया होगा, कैसे? और एग्जाम हो गए थे 9th के? 9th के एग्जाम जनवरी में हो गए थे। इतनी बड़ी क्लास है 10th, वाह, इतनी इज्जत 10th को है, 10th भी सोच रही हो तो मतलब आपने 1 महीना लमसम पढ़ा होगा। नहीं, हमारी 9th में जो समर हॉलीडेज होती ना, उसको कैंसिल कर देते, उसमें भी पढ़ाया जाता है। हमें 9th के बाद समर हॉलीडेज शुरू होती है, 9th 10th 11th 12th नो समर हॉलीडेज। लेकिन हमारा तो मार्च में पढ़ा होता है, उसके बाद 10 दिन का यूटीज वगैरह होते ना, तो अब ज़्यादा यूटी 4 यूटी होते हैं, फिर क्लास टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली। तो मतलब आपने 1 महीना ऑफलाइन पढ़ा भी था ये वाला, ये सब्जेक्ट, जब आप 9th से पास करके 10th में आ गए थे फरवरी में? 1 महीना में गई थी। सही है। फिर लॉकडाउन लगा था। हाँ, फिर लॉकडाउन लगा था। फिर आप लोगों की दुआ काम आई हैं, माला फेर रहे थे जो लोग बैठ के कि बहुत ज़्यादा पढ़ाते थे इतनी जल्दी,
ठीक है, और अपन पढ़ कब रहे हैं फिर भी लास्ट के 2 महीने तो दिस इज वी कॉल्ड इंजीनियर है ना, ये तो फिर भी एक रात पहले ही पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया तनु? बोले कितना भी समय दे दो, जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ जाती ना, कोई कॉपी किताब उठा के नहीं खुलता। अब अपनी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, बारे में पढ़ लिया, बैलेंस इक्वेशन पढ़ी, अनबैलेंस इक्वेशन पढ़ी। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, नॉट इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में फर्क समझ में आ रहा है ना? वो रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन, और रिएक्शन कोई प्रोसेस है। समझ में आई बात? जैसे केमिकल रिएक्शन को सिंपली एक प्रोसेस होने को अपन केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, और उस प्रोसेस को मैथमेटिकली आपको चार्ट पे शो करना है, रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के 2 ही टाइप हैं। अगर आप, हाँ, कई बार क्या होगा, जैसे आपने पढ़ रखा है, बहुत इंसान क्या बहुत ज्यादा पढ़ने में इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये बेसिक चीजें नहीं ध्यान रखता। क्वेश्चन पूछा डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, आपने रट्टा मार रखा है केमिकल रिएक्शन, कंबशन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना वो केमिकल रिएक्शन के टाइप है। मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन था, बस टाइप लिख दो कि 4-5 जो भी टाइप, 2 टाइप है, लेकिन आपने लिख दिया वहां पे केमिकल रिएक्शन के टाइप। अब पहला टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इधर देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होना? कंबाइन होना। कंबाइन मतलब 2 चीजों का जुड़ना, मिलना, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। तो अब जब बात की जाती है रिएक्शन के अंदर, तो रिएक्शन में अपन किसकी बात करते हैं? एलिमेंट्स की या फिर एटम्स की, किसी भी एलिमेंट के। तो 2 एलिमेंट्स लाइक A प्लस B मिलके एक सिंगल कंपाउंड बनाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर इसके एग्जाम्पल में मैंने अभी तक कितने, आपने एक एग्जाम्पल सबसे पहला पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन वाला। तो जब वहां मैग्नीशियम रिबन जो कि सॉलिड स्टेट में था, उसको आपने एयर में बर्न किया, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो एक कंपाउंड बना, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज इन व्हाइट पाउडर फॉर्म। ठीक है, तो ये बन गया अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे एक एलिमेंट था, यहां पे एक एलिमेंट था, दोनों कंबाइन हुए और अल्टीमेटली क्या बना लिया? एक अलग कंपाउंड बना लिया। तो ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल है। और एग्जांपल H2 प्लस O2 क्या बना? H2O। तो इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लिखिए reaction in which 2 or more reactants combine to form one product are called combination रिएक्शन। फिर लिखिए इन जनरल, नेक्स्ट एक छोटा सा, इन जनरल A प्लस बी एरो AB, ये जो लिखा है ये लिख लीजिए। इन जनरल डैश करके लिख लीजिएगा, A प्लस बी एरो AB। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स में लिखिए एरो बना के, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड
व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द एयर ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिख लीजिएगा, इन द एयर ब्रैकेट ऑक्सीजन कॉमा मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, फुल स्टॉप। in this reaction magnesium is combined with ऑक्सीजन। और फिर ये इक्वेशन लिख लीजिए Mg वाली, हाँ बैलेंस, मैं बैलेंस नहीं लिखूंगा, मैं यूजुअली ना अनबैलेंस ही लिखूंगा ना, चलेगा ना, अपन को इक्वेशन लिखने ना, आप तो ऐसे बैलेंस कर सकते हो टू। और हाँ जो भी ना आप जैसे मान लो जब भी मैं कभी अगर अनबैलेंस लिखूँ ना तो आप घर जाके उसको बैलेंस करके लिख लिया करो 2 3 4, है ना, वैसे लिख दूंगा, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन मतलब मेरे को तो इक्वेशन लिखना है। फिर देखो एक तो ये हो गया, फिर बात करें, एक एग्जांपल तो समझ में आया, फिर बात करें अगर मैं कार्बन को बर्न्ट करूंगा, बर्न्ट करना मतलब अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना, तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज CO2। कार्बन किस फॉर्म में, गैस में होगा, सॉलिड में होगा, कार्बन से तो हर चीज बनी है, सॉलिड लिक्विड, तो यूजुअली मान लीजिए मैं कोई सॉलिड फॉर्म का कार्बन ले रहा हूं और ये बन गया गैस में। तो एक एग्जांपल क्या हो गया, सिंपली कार्बन को बर्न करना, जो कि अपन कार्बन कंपाउंड में अलग से पढ़ते भी हैं बहुत सारा, है ना। और फिर एक एग्जांपल आपने और बताया हुआ है, कौन सा, व्हाइट वॉशिंग वाला, क्विकलाइम वाला। क्विकलाइम में क्या था आपके पास, CaO था प्लस हाइड्रो H2O के साथ रिएक्ट करा तो उसने अपना अलग ही कंपोनेंट बना लिया, दैट इज स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और ये था अपना क्विकलाइम, ठीक है ना। CaO किस में था, सॉलिड में था, ये एक्वस, और ये कैसा बना, स्लेक्ड लाइम, एक्वस में से एक्वस मान लीजिए आप, है ना, स्लेक्ड लाइम, क्योंकि वो घोल बन जाता है ना। तो ये क्या हो गया आपका स्लेक्ड लाइम। तो ये दो एग्जांपल भी, तो सेकंड एग्जांपल लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं, फिर इक्वेशन नीचे लिखिएगा। व्हेन कार्बन इज बर्न्ड, व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन ब्रैकेट में एयर कॉमा CO2 is formed full stop। in this reaction carbon is combined with oxygen, carbon is combined with oxygen, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, कैल्शियम ऑक्साइड reacts vigorously मीन्स होता है बहुत जल्दी से, एकदम से बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है। मैंने बताया था ना, जब आपको बताया था ना कि अगर आप एक क्विकलाइम का एक छोटा सा टुकड़ा भी पानी में फेंकोगे तो एकदम से वो बुलबुले निकलते हैं। और अगर मान लो जब व्हाइट वॉश के लिए अपन क्या करते हैं, छोटा सा नहीं रखते, कम से कम एक बोरे में भरा हुआ इतना मटेरियल होता है, लेके आते हैं, उसको एकदम से जैसे पानी में डालते हैं ना, तो पूरी टंकी का आप हाथ लगा के देखोगे ना, जो इसमें भी डाला है कंटेनर में, वो बहुत गर्म हो जाती है ना। तो यहाँ पे अभी आगे बात भी करेंगे, इसी इक्वेशन अपने बहुत काम आएगी, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी में बात करेंगे। तो लिखिए vigorously with water to produce slaked lime, और slaked lime के ब्रैकेट में लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्म किया, CaOH2 का, हाँ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, releasing a large amount of heat,
इस इक्वेशन को लिख लीजिए। अब देखिए, लिख ली इक्वेशन सभी ने, इसको इक्वेशन 1 करके डाल देना, अभी अपने यूज आएगी आगे। अब देखो, ये अल्टीमेटली इक्वेशन मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि अल्टीमेटली जो अपने घरों में अपन जो क्या करते थे, सिंपली जो पुताई का काम करते थे। आजकल तो ये तो बिल्डा पुट्टी अलग चीज है ना, हाँ काली बोलते हैं जो अपने लोकल लैंग्वेज में, तो वो जो करते थे उसको व्हाइट वॉश बोलते थे कि भाई सिंपली दीवारों में गाँव में वो लेके खुद ही, कोई दूसरे को नहीं बुला के खुद ही कर लेंगे तो हम, है ना। तो अपन, हाँ चूना जैसे स्कूलों में अभी भी होता है ना, तो अपन क्या करते थे, वो व्हाइट वॉश करते। तो अब क्या हो गया, जैसे आपने लेके क्या आए, आपने पानी में मिलाया, फिर उसको घुमा के एक बाल्टी में भर भर के फिर आप करने लग गए, तो क्या आप जैसे ही पुताई करते हो वो एकदम से सफेद चमकने लग जाता है? नहीं, आप देखते होगे कि आपने आज किया वो चमका नहीं, फिर 1-2 दिन के बाद ना वो आप जहां पे किया वो एकदम से चमक के आता है बाहर, है ना, एकदम से व्हाइट व्हाइट लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अल्टीमेटली अपना प्रोडक्ट क्या बना? CuH। अब क्या होता है, जो थोड़े से कुछ 1-2 दिन के बाद धीरे धीरे जो एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट होती है, फिर क्या करते हैं, जैसे वो एक लेयर सी फॉर्म कर लेता है सॉलिड, देखते हो फिर आप उतार भी देते हो स्कूलों में, लाइक है ना, करते हैं ऐसे, और इवन खुद ही उतर जाती है कुछ सालों बाद। तो क्या करता है, एक सॉलिड लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ ही साथ H2O भी होता है रिलीज, ठीक है ना। तो अब अल्टीमेटली बन क्या गया अपना कैल्शियम कार्बोनेट, और यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, जो आपको एक चमक सी देता है, वो 2-3 दिन बाद दी जाती है। तो ये जो रिएक्शन है सिंपली ये और ये क्या हो गई, किसकी? व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एकदम से क्यों नहीं चमक रहा है, और क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। जब वो CO2 के साथ, जैसे आपने करा तो ये था एक लिक्विड फॉर्म में, लेकिन वो एकदम से वो कन्वर्ट होता है CaCO3। और एक चीज अच्छी बात ये कि मार्बल के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो भी CaCO3 ही होता है। तो क्या मार्बल चमकता है? तो CaCO3 का मतलब क्या है, एक वाइट सा लुक, जो एक ग्लोइंग लुक है, वो किसकी वजह से आता है? CaCO3। तो नोट करके पॉइंट लिखिए, एक नोट करके लिखिए इन्हीं बातों को। ए सॉल्यूशन ऑफ slaked lime produced by the reaction कौन सी? फर्स्ट, ये जो देखो ना 1 लिखा है वो लिख देना, रिएक्शन 1 के ऊपर ऐसे सर्कल सा मार के रखना ताकि इक्वेशन। रिएक्शन 1 is used for whitewashing walls, full stop। calcium hydroxide reacts, अब विग्रसली करेगा या स्लोली करेगा? स्लोली। reacts slowly with the CO2, क्योंकि वो क्या करता है, एनवायरनमेंट के टच में आता है, हवा लगती है उसे, सब कुछ तब होता है। reacts slowly with the CO2 in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। फुल स्टॉप। इसी में कंटिन्यूएशन में लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर कितने दिन के बाद बनता है? अप्रोक्स 2-3 दिन के बाद। इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of
white washing and gives a shiny finish to the walls, shiny finish to the walls। और फिर उस इक्वेशन को लिख लीजिए, दिस वन CuO2 वाली ना, हो गया। कहीं साइड में लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, नोट मार्बल फॉर्मूला। मैं भी क्या पता गलती से पूछ ली 1 नंबर में। सबसे खतरनाक ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। आता है तो आता है, नहीं तो क्या करोगे। हाँ वही है, 1 नंबर वाला लिखने वाला एक भी नहीं है। हाँ है, हाँ 1 2 है। नहीं सच्ची में लिटरली ये खतरनाक होते हैं। मतलब जैसे कितने का पेपर 80 का होता है, कितने का होता है 80 का होता है ना। तो जैसे मान लो मेरे आए थे 72 हाफ ईयरली में, है ना। तो मतलब अच्छे थे सब, शायद फर्स्ट या सेकंड ही होंगे। तो मेरे गलत यही हुए थे 1 2 नंबर वाले, है ना। मैं यार ये बहुत खराब चीज़ है। अब आता है तो अब कोई चीज़ टर्म पूछ ली, सपोज आपने कहीं नहीं पढ़ी, फिर आप क्या प्रोसेस तो आप समझा दोगे। मिटा दूँ? अब देखिए इसी के अंदर एक इक्वेशन की बात करेंगे अपन, दैट इज एक्सोथर्मिक इक्वेशन रिएक्शन। अब बात आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या आता है। थर्मिक, थर्मल, थर्मिक जो भी ये वर्ड्स है, इसका मतलब किससे रिलेशन है, हीट से, है ना। तो अब जो भी इक्वेशन जब क्या होते हैं कि 2 कंपाउंड्स एलिमेंट्स जब मिक्स होते हैं तो एक अल्टीमेटली कोई ना कोई प्रोडक्ट निकल के आता है। लाइक A प्लस B मिक्स हुआ तो क्या बना, AB बना। अगर इस AB के बनने के साथ ही साथ अगर उस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है, कोई अब मेरे को उसका एग्जांपल बताएगा। हाँ CaO अभी आपको बताया था कि कैल्शियम क्विकलाइन को आप किससे मिलाओ, H2O से, तो आपका बनता है COH2 प्लस हीट। तो ये हीट लेता नहीं है, देता है, इट विल रिलीज द हीट। तो उस इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक किसकी कैटेगरी में आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 2 चीजें कंबाइन होके ही तो हीट रिलीज करेगी। लाइक आपने सोडियम भी सुना होगा, सोडियम सिर्फ सोडियम Na आपको पता है ना कि उसको नॉर्मल जगह पे नहीं रखते, कैरोसिन के अंदर रखते हैं, पढ़ा है 8th में, है ना। तो वो क्या है, जैसे ही कम इन कांटेक्ट विद एयर क्या रिलीज होती है, एक गैस होती है, मतलब वो बर्न करने लग जाता है ना, जलने लग जाता है, तो मतलब गर्म हो जाता है। उसको आप अगर सिंपली पाम पे रखोगे तो क्या आपकी पूरी मतलब पान में भी थोड़ा गर्म जलेगा तो नहीं एग्जैक्टली पूरा, लेकिन वो करता है। तो कई लोग क्या करते थे, हमने स्कूल में एक दिन चुरा के जेब में बोले थोड़े सोडियम को घर लेके जाएंगे, तो यहाँ डाल ली थी 8th के बाद। हमको किसी ने दिखाया तो एक वो रफ स्पॉन्जी सा, आपने कभी कैल्शियम देखा है, वो स्पॉन्जी होता है, ज़्यादा सा हार्ड नहीं होता, वो पता है ना। सोडियम और वो पोटाशियम ज़्यादा ऐसे कोई हार्ड मेटल नहीं होते। तो हमने ऐसे थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ डाल लिया था कि ऐसे घर पे जाके दिखाएंगे, आज तो मैडम ने जादू दिखाया था, है ना। तो यहाँ तक आए तब तक पूरी जो शर्ट है ना, शर्ट को ही उसने थोड़ा पूरा काला सा कर दिया था, मतलब जला दिया था। फिर पड़ी लाठी, बोले तेरे ये जादू के चक्कर में तूने शर्ट जला दी 250 रुपए की। तो ऐसा होता है, समझ में आई बात। तो वहां पे क्या होता है, अल्टीमेटली हीट रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब समझ में आया, तो लिखिए। और किसके अंदर, ये अपन यहीं पे क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात भी समझ में आई। अभी जब एंडोथर्मिक पढ़ेंगे, मैं भी एंडोथर्मिक नहीं बता रहा, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपली। ठीक है, लिखिए। तो लिखिए, द रिएक्शन इन विच heat is
released, heat is released, the reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction. Exothermic chemical reaction, like along with the formation of products are called exothermic reaction. Like क्विकलाइन प्लस वाटर लिख लेना ना, पूरी इक्वेशन मत लिखना. अभी एग्जाम्पल मैं अलग से लिखवाऊंगा. एग्जाम्पल में लिखिए पहला CO2 प्लस H2 में लिख लेना वहां पे. ये अपनी आगे भी पढ़ेंगे अपन केमिकल एंड कंपाउंड में, सॉरी वो कार्बन कंपाउंड में. तो एक्सोथर्मिक में एक तो एग्जांपल सिंपली आपको जो अभी तक पढ़ा हुआ वाला हो गया. अब बात करो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस कौन सी होती है? जैसे CNG है ना, ये सब. जैसे आप LPG, सिंपली आप LPG समझो, आपकी घर की गैस है, उसमें कौन सी ब्यूटेन होती है ना. तो ब्यूटेन सिंपली यहाँ पे ये कौन सी है? मीथेन है. मीथ मतलब क्या होता है? 1 ये बताऊंगा मैं बाद में. तो सिंपली जलना मतलब एयर के साथ उसका कांटेक्ट आना. तो जब ये गर्न होती है तो क्या निकलता है? CO2 निकलती है. और मीथेन के केस में हीट काफी अमाउंट में निकलती है. निकलती है हीट. तो अल्टीमेटली ये कौन सी प्रोसेस में आ गई? एक्सोथर्मिक. बस सिंपली किसके कांटेक्ट में आई? एयर के साथ. बस आप उसको थोड़ी सी चिंगारी देते हो ताकि वो एक इग्नाइट हो जाए, बस. ठीक है, लिख लो इसे. और आप मेरे को बताओ बायो में कौन सी होती है एक इक्वेशन जिसमें रेस्पिरेशन में क्या होता है अल्टीमेटली? CO2 प्लस H2O, फिर उसके अंदर C6H12H2O और नहीं, ये कौन सी प्रोसेस है? हाँ, ये तो फोटोसिंथेसिस बोल रहे हो. हाँ, रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो आपने फूड को इनटेक किया है किसमें कन्वर्ट हो जाए? एनर्जी में. तो एनर्जी क्या है? हीट. क्या है? एक प्रकार की एनर्जी तो है भाई. जो भी एनर्जीज है वो एनर्जी है. तो फोटोसिंथेसिस की नहीं बोलनी है, रेस्पिरेशन की. तो रेस्पिरेशन की क्या होती है? कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस में आपका क्या बनता है? आपका ग्लूकोज बनता है. हाँ, क्या क्या बनता है बताओ. चलो आप क्या क्या ले? CO2 लेते हो, H2O लेते हो, फिर इक्वेशन क्या बनती है? हाँ, क्लोरोफिल. क्या बनता है? C6H12O6. और क्या निकलता है उसके साथ? ऑक्सीजन और H2O. तो वहां पे अपन ग्लूकोज बनता है, एनर्जी भी निकलती है कुछ फोटोसिंथेसिस में निकलती है. हाँ, अगर निकलती है तो मतलब किस में आ गया? लेकिन अगर जो प्रॉपर जो एनर्जी की अगर इक्वेशन माने कि जहां लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है वो रेस्पिरेशन. समझ में आया ना? क्योंकि उसका तो काम ही यही है. नहीं कुछ. तो पहला ये लिख लीजिए ना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. लिख लिया वाला? हाँ, लिख लो. बंद कर दो. तो एक एग्जांपल अपना क्या हो गया? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? इधर देखो, C6H12O6 किसके साथ रिएक्ट होती है? ऑक्सीजन के साथ. और क्या रिलीज करती है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. तो क्या तनु ये एनर्जी एक प्रकार की हीट ही तो है. हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे अल्टीमेटली कौन सी प्रोसेस में आ गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में. ठीक है ना? तो सेकंड लिखिए, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
इज ऑल्सो ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये इक्वेशन लिख लीजिएगा, बैलेंस लिखनी आती है तो बैलेंस लिख लो, सोचना नहीं है, बस आती है तो लिख लो। थर्ड एग्जांपल लिखिए, लिख रहे हो? थर्ड लिखिए। अब आपने देखा होगा कि जो आपका, जैसे मान लो आप घर में क्या करते हो, कोई सब्जी वब्जी लाते हो, तो अपन क्या करते हैं उस वेजिटेबल को, जो भाई वेजिटेबल की यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह बच गया, अपन सिंपली उसको क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। मान लिया अगर अपने को खाद बनानी है तो अपन सिंपली क्या करते हैं, भाई सॉइल में डाल दो, कंपोस्ट। तो जब कंपोस्ट, वेजिटेबल जो डेड मैटर है उससे जब कंपोस्ट बनता है तब भी एनर्जी और हीट रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस भी किसके अंदर आएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लिखिए थर्ड, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ, इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, is also an example of exothermic reaction। ठीक है, तो आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप सभी को समझ में आई होगी। ये एक्सोथर्मिक काफी इंपॉर्टेंट भी है इसके केस में, तो तीनों ही एग्जांपल याद रहेंगे ना। अब लिखिए द सेकंड इज, अपन ने पढ़ा कंपोजिशन, वो कॉम्बिनेशन, तो अब है डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। अब देखिए इधर, जैसे बात करिए अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, दो एलिमेंट्स का कंबाइन होने के बाद जो एक अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट आता है उसको बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब उसी तरह डीकंपोजिशन का मतलब, डीकंपोज होना मतलब उसका डिविडेशन होना, टूटना। तो एक कोई सिंगल कंपाउंड है, ड्यू टू सम प्रेजेंस, एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, वो अलग अलग कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स में टूट जाता है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब जैसे मैं बात करूं किसकी, CaCO3, CaCO3 अभी आपने पढ़ा क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके अंदर मोस्टली जो रिएजेंट अपन यूज करते हैं इसको, अब जैसे किसी भी चीज को आपको तोड़ना है तो आपको या तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई वर्क करना पड़ेगा। तो जब बात होती है केमिकल रिएक्शंस की, तो यहां पे वो वर्क फॉर्म होता है किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। और हीट को अपन कई बार डेल्टा से भी शो कर सकते हैं। तो बताओ CaCO3 को जब अपन हीट देंगे तो किसमें टूटेगा, CaOH, CaO, हाँ कैल्शियम, हाँ प्लस CO2। मैं देखो CaOH2 कहां से बोल रहे हो आप, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन ने हीट दी, अभी कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा है, वही अल्टीमेटली जो व्हाइट वॉशिंग के बाद 2-3 दिन के बाद जो एक लेयर फॉर्म हो जाती है सॉलिड की, उसको आप वापस उतारो और हीट दे दो। तो हीट देते अगेन जिससे बनाया था वो ही वापस बन के आ गया। तो क्या इसको आप वापस यूज भी कर सकते हो, लेकिन अपन हीट वीट नहीं देते हैं, अपन नया खरीद के ले आते हैं, 200 रुपए का आएगा, इतना कोई नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली लेकिन इस रिएक्शन में क्या किया कि एक कंपाउंड था कैल्शियम कार्बोनेट, वो कितने में टूट गया, 2 में टूट गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। तो लिखिए इसमें reaction in which one compound
reaction in which one compound decomposes into two or more compounds, decomposes into in two TW है ना, two or more compounds or elements, more compounds or elements are known as decomposition reaction, are known as decomposition reaction. More compounds or elements are known as decomposition reaction. ठीक है, और अगला इसी में लिख लिए इट इज, ये किसका अपोजिट है? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इन जनरल करके वो ए बी वाली इक्वेशन लिख लीजिए. इन जनरल डैश ए बी एरो ए प्लस बी. इन जनरल करके लिख लिया. फिर लिखिए एग्जाम्पल में पहला एरो लिखिए, यही वाला लिख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट वाला. तो लिखिए व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. और ये इक्वेशन लिख लीजिए. अब देखिए मैंने क्या किया, फेरस सल्फेट एक कंपाउंड होता है छोटा सा, जिसके अंदर क्या होता है क्रिस्टल फॉर्म में ये कंपाउंड होता है और इसका कलर यूजुअली होता है ग्रीन, है ना. तो जब इस फेरस सल्फेट को मैं क्या करता हूं, हीट आउट करता हूं, तो ये जो फेरस सल्फेट है ये किस में टूट जाता है? तीन कंपाउंड. मैंने ये जरूरी नहीं है कि दो में, टू और मोर कंपाउंड. तो Fe2O3 और आपका SO2 और SO3 जो कि गैसेस है, और ये कैसा है? सॉलिड है. और अगेन इसका जो ग्रीन से है कलर वो चेंज हो जाता है. तो यहां पे अल्टीमेटली किसके अंडर ये लाई करेगा? डीकंपोजिशन केमिकल. तो एक एग्जांपल ये भी लिख लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिएगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड लिख देता हूं मैं. सल्फर डाइऑक्साइड, डाई बिकॉज ऑफ 2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये हीट कभी मत भूल जाना. अगर ये अपने रिएजेंट दैट इज हीट वो हटा दिया ना, इक्वेशन गलत है. ठीक है ना. इक्वेशन के नीचे लिखिएगा, लिख लियो तो ferrous sulfate is heated, ferrous sulfate is heated and the color of crystal changes,
color of crystal changes, it then decomposes to form ferric oxide Fe2O3 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कॉमा ferric oxide decomposes to form ferric oxide Fe2O3, comma sulfur dioxide and sulfur trioxide. ठीक है, समझ में आया सभी को? तो फिर कल बात करते हैं आगे की टॉपिक की।